हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम सौरमंडल डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लूसेंट का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला टॉपिक चल रहा है, इसके पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम सौरमंडल डिस्कस करेंगे। सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखेंगे और डायरेक्ट लूसेंट की बुक से डिस्कस किया जाएगा। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। और आपको हमारी ये सीरीज अगर पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए सौरमंडल के बारे में। तो बात करते हैं सौरमंडल की, सोलर सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो सोलर सिस्टम क्या है? तो देखिए सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित है जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रही मंडल कहा जाता है और हमारा सूरज और ग्रही मंडल को मिलाकर सौरमंडल बनता है। तो हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल की डेफिनेशन आपको मैं बताया। अब बुक के हिसाब से देख लेते हैं कि सौरमंडल क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं, यानी सोलर सिस्टम कहते हैं। तो आप सोलर सिस्टम से बचपन में पढ़े ही होंगे और परिचित होंगे कि हमारा जो सूरज है उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले, उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट हैं, जितने भी उल्काएं, पिंड है, इनको सौरमंडल कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। सौरमंडल में सूरज का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव का लगभग 99,999 द्रव ऊर्जा में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सौरमंडल में जितनी भी ऊर्जा निकलती है या है, उसका समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो सौरमंडल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, सौरमंडल क्या है। मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा और आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। अभी बुक के हिसाब से चलते हैं। प्लेनेमस सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर, सौरमंडल से बाहर है, याद रखिए, सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों का समूह है। यह आ सकता है, याद रखना है। प्लेनेमस क्या है? तो सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाला पिंडों का समूह है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। देखिए उसके बाद सौरमंडल डिस्कस करते हैं। सौरमंडल में हम सूर्य डिस्कस करेंगे, जितने भी सौरमंडल में 8 ग्रह है उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने के पहले एक डायग्राम देख लेते हैं जिसको मैप के थ्रू समझने में आपको आसानी जाए और जो जो क्वेश्चन बन जाते हैं मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो देखिए ये है हमारा सौरमंडल। एक रफली आपको डायग्राम के थ्रू समझाया जा रहा है यहाँ पे, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी जाए। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट यहीं कवर करेंगे, तो आपको वीडियो पे बने रहना है और वीडियो को ध्यान से देखना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपने सन की, ये सूर्य की। तो ये हमारा सूर्य है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य है, देखिए थोड़ा सा, सूर्य, सूर्य के बाद है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। तो देखो अरुण पहले आता है, आ अनार का पहले आता है वर्णमाला में, तो ऐसा याद रखना है, पहले क्या आता है? अरुण, बाद में आता है वरुण। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरुण को यूरेनस कहते हैं और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। तो कभी इंग्लिश में ही पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है। तो देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर सूर्य से सबसे पास क्या है? बुध है, बुध के बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। और मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह स्थित है। मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट स्थित है। उसके बाद शनि ग्रह है, फिर अरुण है और वरुण है। और ये आखिरी में इधर प्लूटो था, प्लूटो। लेकिन प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड प्लेनेट सिंस 2006 ऑनवर्ड, यानी 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। वर्तमान में कितने, यानी सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ये आपको याद रखना है। तो सूर्य से दूरी के आधार पर कभी पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, और मंगल के और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट स्थित है। उसके बाद शनि ग्रह है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो ये आपको याद रखना है। सूर्य से दूरी के आधार पर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये डायग्राम आपको बिना देखे बनना चाहिए, 1-2 बार प्रैक्टिस किए, मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद देखिए
उसके बाद क्या आ सकता है कि पृथ्वी से दूरी के आधार पर कौन पास में है कौन दूर है। देखिए सबसे पहले पृथ्वी के सबसे नजदीक है शुक्र ग्रह, तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया और 1 लिखा हूँ। तो पृथ्वी से सबसे पहले शुक्र ग्रह, दूसरे सबसे ज्यादा पास है मंगल ग्रह, फिर तीसरा सबसे ज्यादा पास है बुध ग्रह। तो ये आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लेफ्ट में लेना है आपको शुक्र ग्रह, फिर मंगल ग्रह, फिर बुध ग्रह। बुध ग्रह के बाद इधर चलिए पूरा क्रम से, चौथे नंबर में है बृहस्पति, पांचवें में है शनि, छठवें में है अरुण और सातवें में है वरुण। तो ये है तरीका इसका पृथ्वी के दूरी के आधार पर। तो आपको याद हो जाएगा ये भी। पहले बनाए शुक्र की तरफ, पहले पृथ्वी बनाए, पृथ्वी से पहले शुक्र की तरफ पहला, फिर मंगल की तरफ दूसरा, फिर बुध की तरफ तीसरा, उसके बाद पूरे क्रम से चलेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पृथ्वी के दूरी के आधार पर कभी पूछा जाए तो ये इस प्रकार का आपको बनाना है। ये डायग्राम आपको बिना देखे बनना चाहिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, इससे आपको पता चले कि कैसे याद रखना है। सूर्य से दूरी के आधार पर समझ में आ गया था, और पृथ्वी से दूरी के आधार पर पूछा जाए तो पहले शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। ये याद रखना है आपको, पहले शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो ये पृथ्वी से दूरी के आधार पर। इसके बाद बात करते हैं अपन बड़ा व भारी के आधार पर। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर सबसे बड़ा है। तो देखिए मैंने यहाँ 1 लिखा हूँ, ये 1। दूसरे नंबर में सबसे बड़ा है शनि, तीसरे नंबर में यूरेनस और चौथे नंबर में है वरुण। तो ये 4 याद रख लिए, इधर के 4 याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उसके बाद 5वें नंबर का पृथ्वी है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे याद रखना। 5वें नंबर का क्या है? पृथ्वी। उसके बाद शुक्र है 6वें नंबर का, और मंगल है 7वें का, और बुध है 8वें का। तो ये बहुत आसान था, याद रखना। देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा है, अपने को याद है, बृहस्पति सबसे बड़ा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। तो ये 2 तो याद हो जाएंगे। अब याद कैसे रखना है? क्रम। तो क्रम याद रखने के लिए सबसे पहले बृहस्पति आएगा, उसके बाद पूरा क्रम से चलने दीजिए। ये क्रम से कौन सा है? बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो ये आपको एक सीक्वेंस याद हो जाएगा, इधर साइड चलेगा राइट में, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर 5वें नंबर का ग्रह कौन सा है? 5वें नंबर का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है पृथ्वी। तो पृथ्वी याद रखना है 5वें नंबर का। उसके बाद फिर शुक्र आएगा 6वें, और मंगल आएगा 7वां, और 8वां आएगा बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। तो ये था इसका क्रम, तो मैंने आपको जो बताया। तो देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य से दूरी के आधार पर पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्रम वाइज बनेगा जैसे सौरमंडल बनता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये आपको बन जाएगा। दूसरा बोलेगा पृथ्वी के दूरी के आधार पर। पृथ्वी से दूरी के आधार पर कभी पूछा जाए, पृथ्वी से तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले शुक्र आएगा, यहाँ से ऐसा लेफ्ट में ले लीजिए शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। 3 याद हो जाएंगे। 3 के बाद ये लाइन से चलेंगे 4, 5, 6 और 7 पृथ्वी से दूरी के आधार पर। तो ये याद रखना है। और बड़ा और भारी के आधार पर क्रम वाइज पूछा गया कभी, तो सबसे बड़ा बृहस्पति है दूसरे नंबर में, फिर कोई दिक्कत नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद 5वां आ जाएगा कौन सा? पृथ्वी। तो ये तो याद ही है आपको, 5वें नंबर ग्रह पृथ्वी है, बड़े आकार के आधार पर, भारी के आधार पर। और 6ठे में आ जाएगा शुक्र, फिर 7वें में मंगल, 8वें में बुध। तो ये आपको मैंने बताया। तो ये था सौरमंडल का डायग्राम। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट किस 2 ग्रह के बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। तो ये आपको पता होना। अब यहाँ से मैं आपको जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्ट, जितने भी 1 डे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बोल के बताऊंगा। वीडियो पे आपको गौर करना है और ध्यान से सुनना है, जिससे आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो ये डायग्राम के हिसाब से ही मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन, सबसे पहले बात करते हैं अपन सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। प्लूटो कब हटाया गया? प्लूटो को 52वें ग्रह की संज्ञा दी गई है 2006 में। 2006 में एक सम्मेलन हुआ था, प्राग सम्मेलन। चेक गणराज्य की राजधानी चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हुआ था एक सम्मेलन। उसके आधार पर ग्रहों की श्रेणी से उसे हटा दिया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लूटो को कब हटाया गया? प्लूटो कब हटाया गया? 2006 में। और आगे मैं बताऊंगा आपको जब बुक डिस्कस करेंगे। तो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लूटो कब हटाया गया? 2006 में। वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, अब 8 ग्रह हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ से देखिए क्वेश्चन आता है, ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इसके इधर साइड के जितने भी ग्रह हैं ये वाले, इनको इनर प्लेनेट कहा जाता है। याद रखना है, ये इनर प्लेनेट कहा जाता है। तो क्वेश्चन कभी आ सकता है, इनर प्लेनेट कौन से? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल,
इसे इनर इनर प्लेनेट कहा जाता है। इनर प्लेनेट यानी अंदर के प्लेनेट, इनर प्लेनेट। और एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर वाला जो हिस्सा है इसे आउटर आउटर प्लेनेट कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है, आउटर प्लेनेट कौन से? जुपिटर, शनि, अरुण, वरुण। तो इसे आउटर प्लेनेट कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। इनर प्लेनेट एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर वाले और बाहर वाले आउटर प्लेनेट, ये दो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन है? तो आपको पता ही है, जुपिटर है। सबसे छोटा बोले तो बुध। उसके बाद देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे ज्यादा, देखिए, धरती से सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? अगर क्वेश्चन आता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। ये आपको याद रखना है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। तो इसको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, धरती से सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? धरती के पास सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है करके पूछा जाएगा। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। तो ये भी याद रखना है, जैसे पूछा जाएगा वैसा। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। और सबसे ज्यादा ठंडा पूछा तो वरुण। देखिए, वरुण सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। और सबसे ठंडा कौन सा है? वरुण। सूर्य से सबसे दूरी में कौन सा है? वरुण। तो वरुण सबसे दूरी में है, इसलिए वो सबसे ठंडा है। तो ऐसा याद रख सकते हैं आप। तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे ठंडा ग्रह वरुण, जिसे नेपच्यून कहते हैं। इंग्लिश में भी नाम याद रखिए, कई बार परीक्षा में ऑप्शन इंग्लिश में ही दे देता है, इसलिए इंग्लिश में भी याद रखना जरूरी है। तो सबसे ठंडा कौन सा है? वरुण। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। धरती से सबसे पास का शुक्र ग्रह, यानी क्वेश्चन आ सकता है कि धरती के समान ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह को धरती का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को धरती का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा या सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। याद रखिए आप, ये भोर के टाइम पे, सुबह के टाइम पे भी और सांझ के टाइम पे भी दिखाई देता है। तो ये आपको याद रखना है, जो मैं आपको बुक के थ्रू बताऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से। देखिए, ये समझने वाली बात है, ईस्ट टू वेस्ट घूमने वाले ग्रह कौन से हैं? यानी आपको समझने वाली बात है, रुको मैं बता रहा हूं आपको। उल्टे कौन से ग्रह घूमते हैं करके पूछा जाएगा। उल्टे कौन से ग्रह घूमते हैं? तो एक बात याद रखना है आपको, क्लॉकवाइज दो ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, याद रखना है आपको। देखिए, बता रहा हूं मैं आपको, ये घड़ी है, तो घड़ी ऐसी घूमती है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। ये ईस्ट, ये वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट घूम रही है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। ये आपको याद रखना है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है जब पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम घूमती है। पृथ्वी पूरब से पश्चिम, सॉरी बता रहा हूं मैं आपको, रुकिए इसको समझाने के थ्रू से बताता हूं। तो शुक्र और अरुण, ये शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह है जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, यानी क्लॉक के विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और याद रखने की ट्रिक क्या है? देखिए, दो ही ग्रह ऐसे जिनके पीछे नस लिखा है, यूरेनस और वीनस। तो यूरेनस और वीनस से आपको याद रखना है कि ये दो ग्रह उल्टे घूमते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं, ये कैसे घूमते हैं? ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। यानी क्लॉक कैसी जाती है? ये क्लॉक है, देखिए क्लॉक जा रही है, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट टू ईस्ट जाती है ना क्लॉक वेस्ट टू ईस्ट जाती है। पृथ्वी कैसी घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी क्लॉकवाइज घूमती पृथ्वी। क्लॉकवाइज घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जब ही तो हमारे को सूर्य उदय पूरब से दिखाई देता है, जब ही तो चंद्र उदय पूरब से दिखाई देता है। पूरे तारे सब किधर जाते हैं? पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब, इसलिए अपने को पूरब से उगते हुए नजर आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, पश्चिम से पूरब घूमती पृथ्वी, इसीलिए सूरज, चंद्रमा और तारे हमको पूरब से पश्चिम की ओर जाते नजर आते हैं। आप रात में देखना खड़े होके, ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है, जिसको आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसे दो कौन से ग्रह है जो उल्टे घूमते हैं? तो यूरेनस और वीनस, जिसके पीछे नस लगा है याद रख लेना, वो उल्टे घूमते हैं। उल्टे घूमते का मतलब क्या है? यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं।
ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, और जितने भी ग्रह है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये समझने वाली बात है, आपको याद रखना है। दो ग्रह ऐसे हैं जो उल्टे घूमते हैं। उल्टे घूमने का मतलब यही हो गया, समझ में आ गया ना आपको। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन से ग्रह है जिसमें सूर्योदय पश्चिम से होता है, तो आप यह बता सकते हैं शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, यानी यूरेनस और वीनस, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो उल्टे घूमते हैं। मैंने आपको बता दिया, समझने वाली बात है, आपको समझना है और याद रखना है। पृथ्वी कैसी घूमती है? पश्चिम से पूरब घूमती है, जब ही हमको सूर्योदय पूरब से दिखाई देता है, यानी क्लॉकवाइज घूमती है। जितने भी ग्रह हैं ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो उल्टे घूमते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, अपन कहाँ पहुंचे थे, आगे चलते हैं। तो घूमने की बात हो गई, दो ग्रह डायरेक्ट याद रखना है, यूरेनस और वीनस, ये दो ग्रह ऐसे जो उल्टे घूमते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है वह ग्रह कौन से जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो दो ऐसे ग्रह हैं सौरमंडल में, दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह यानी कोई चंद्रमा नहीं है, ये बोल सकते हैं। तो बुध ग्रह ऐसा, मरकरी ग्रह जो सूर्य से पास है, और शुक्र ग्रह, इनके कोई उपग्रह नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना है आपको। उल्टे घूमने वाले तो समझ में आ गए, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, तो ये दो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कभी पूछा जाए तो सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह है बुध, ये आपको याद रखना है। सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह है बुध और शुक्र, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो सबसे तेज गति से घूमने वाले ग्रह हैं। नहीं, सबसे तेज और धीमी, सॉरी गलत हो गया। सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह पूछेगा तो बुध, सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह पूछेगा तो शुक्र, ये याद रखना है आपको। सर्वाधिक चमकीला तारा कभी पूछा तो सूर्य के बाद पृथ्वी से, देखिए ये सूर्य क्या है, ये एक तारा है। कभी क्वेश्चन आ सकता है सूर्य से नजदीक सब तारा कौन सा है, तो सूर्य है। इसको ग्रह मत समझ लेना, सूर्य है। सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। सूर्य एक तारा है, और ऑप्शन में कई बार शुक्र देता है, तो इसे शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं, लेकिन शुक्र जो है तारा नहीं है, ग्रह है। यह बात आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। धरती से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो देखिए सूर्य से सबसे, पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? सूर्य है। लेकिन सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा है प्राक्सिमा सेंचुरी। तो नाम याद रखना है आपको, प्राक्सिमा सेंचुरी। और प्राक्सिमा सेंचुरी कहाँ पे आता है? अल्फा सेंचुरी में आता है, यानी प्राक्सिमा सेंचुरी के बाद अल्फा सेंचुरी, उसके बाद और दूर का तारा है। तो ये याद रखना है आपको, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद आ सकता है क्वेश्चन, और सबसे गर्म ग्रह कौन सा? मैंने बता दिया आपको, शुक्र ग्रह है। इसमें सबसे ज्यादा मीथेन गैस पाई जाती है, इसलिए सबसे गर्म है ये। सबसे बड़ा उपग्रह कहाँ मिलेगा? जुपिटर के पास मिलेगा, गैनीमेड जो है सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखना है। और सबसे छोटा उपग्रह कभी पूछा तो मंगल के पास है, जिसका नाम है फोबोस। तो ये अपन बुक में पढ़ेंगे जब देखेंगे अच्छे से। अब बताए तो मैं यहाँ से, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मार्स को। और धरती को तो हरा ग्रह, सॉरी धरती को नीला ग्रह कहा जाता है। देखो मैंने चित्र में भी बनाया है यहाँ पे, नीला ग्रह धरती, लाल ग्रह मंगल। धरती में पानी होने के कारण और वायुमंडल के कारण नीला दिखाई पड़ता है। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? पीला ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को। बृहस्पति उसे ही कहा गया है। जुपिटर को बोलते हैं पीला ग्रह, तो याद रखना है आपको। और हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, हरा ग्रह अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ और हरा ग्रह पूछा तो अरुण को, ये याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है, लेटा हुआ ग्रह या हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है। उसके बाद है, पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा पहाड़ मिलेगा आपको, सबसे बड़ा पहाड़ और सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल के पास, जो बुक में देखेंगे अपन। एक क्वेश्चन ये कई बार ऐसे पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है, देखिए ये जो आखिरी वाला ग्रह है वरुण के बाहर के एरिया को, वरुण के बाहर का जो एरिया है, वरुण के परे जो एरिया पड़ता है उसे क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। KUIPER, क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। तो इसके बाहर का वाला एरिया को क्यूपर कहा जाता है। तो ये भी आपको कोई पूछा जा सकता है कि अरुण के बाद वाले एरिया को क्या कहा जाता है? क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा कि जो प्लूटो ग्रह है वो कहाँ पे पड़ता है? तो क्यूपर बेल्ट में स्थित है, यानी
क्यूपर वाले एरिया में स्थित है, तो अरुण के बाद वाला क्षेत्र को क्यूपर बेल्ट कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद तो अपना सौरमंडल कहाँ स्थित है? अपना सौरमंडल आकाशगंगा में स्थित है। अपने आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे को हिंदी में क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, तो ये आपको याद रखना है। और अपने जो गैलेक्सी है आकाशगंगा, उसके सबसे पास की गैलेक्सी का नाम क्या है? एंड्रोमेडा, तो ये भी आपको बता दिया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखिए शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह पूछेगा तो शनि ग्रह है, याद रखना है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। इसका घनत्व सभी ग्रह एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। इतना कम घनत्व है शनि ग्रह का कि अगर इसको जल में भी रखा जाए तो तैरने लगेगा। हालांकि ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन इतना कम घनत्व है कि इसे जल में रखा जाए तो तैरने लगेगा। तो ये याद रखना है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह पूछा जाएगा तो शनि है। ये क्वेश्चन याद रखिए। और घनत्व के आधार पर अगर देखा जाए, घनत्व के आधार पर क्रम, तो देखिए सबसे कम घनत्व है शनि का, उसके बाद है अरुण का, अरुण के बाद है बृहस्पति का, फिर नेपच्यून का है, फिर मंगल का है और फिर शुक्र का है। तो ये थोड़ा सा क्रम है जो याद रख सकते हैं आप। और सबसे ज्यादा घनत्व पूछा तो पृथ्वी का है। पृथ्वी अर्थ इज द हाईएस्ट डेंसिटी, तो ऐसा याद रखना है आपको सब। ये तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा, तो ये भी याद रखना है आपको। और उसके बाद अगर देखा जाए, देखिए एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है करके मैंने आपको क्या बताया? शुक्र है। शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। हालांकि देखा जाए तो बुध ग्रह सूरज के सबसे करीब है। देखो बुध ग्रह सूरज से सबसे करीब है, इसलिए उसे गर्म ग्रह होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरज से इतने करीब होने के कारण उसकी वजह से उसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है। किसका? बुध ग्रह का वायुमंडल नष्ट हो चुका है, जबकि शुक्र का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है। और सबसे गर्म ग्रह पूछेगा तो शुक्र लगाना है आपको। सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, ना कि बुध। पास में है लेकिन बुध नहीं है। तो ये था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पूरे काम के जो इफेक्ट बनते हैं वो डिस्कस किए। और जैसे ये एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं वन डे एग्जाम में, मंगल और बृहस्पति के बीच। तो आपको हमारे लेक्चर कैसा लगा? अब चलते हैं सीधे अपने वापस बुक की तरफ। तो देखिए वापस हम बुक में आ गए हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सन, लेकिन वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो अगले लेक्चर में सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं और तारे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में हम सोलर सिस्टम डिस्कस किए थे, हमारे सौरमंडल के बारे में डिस्कस किए थे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम डिस्कस करे थे। तो फ्रेंड्स अगले लेक्चर में मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।